एआईएम में महागठबंधन को क्या दिक्कत? ओवैसी अलग लड़े तो क्या होगा? जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। अगर महागठबंधन से ओवैसी अलग लड़ते हैं तो आखिर महागठबंधन को क्या दिक्कत होगी? इस पूरे मामले पर विस्तार में जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। तो सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जो एमआईएम के सुप्रीमो हैं ओवैसी, वो अब चुनाव मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने किशनगंज से चुनावी यात्रा की शुरुआत भी कर दी है और ओवैसी कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए वो महागठबंधन से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर आरजेडी और कांग्रेस ने उन्हें तजब्बो नहीं दी और ऐसे में ओवैसी ने अकेले चुनाव लड़ने की चेतावनी भी दे दी है। अब तो तैयारी में भी जुट गए हैं और ओवैसी महागठबंधन में शामिल क्यों होना चाहते हैं, ये भी तो सवाल आ रहा होगा आपके मन में। जी सर, और एआईएम की महागठबंधन से क्या डिमांड है? उसके साथ लड़ने और अलग लड़ने से क्या हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब एक साथ कई सवाल आपने दे दिया। तो देखिए, है क्या कि एमआईएम चीफ हैं ओवैसी साहब और किशनगंज से सीमांचल न्याय यात्रा शुरू कर चुके हैं। 27 सितंबर तक सीमांचल के सभी 4 जिलों किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया में यात्रा करेंगे। एमआईएम का कहना है कि यात्रा का फोकस सीमांचल में शिक्षा, रोजगार, बाढ़ राहत और अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाना है। सीमांचल का विकास करना है, लेकिन इसमें छुपी हुई सियासत भी कम नहीं है। सीमांचल में विधानसभा की कई सीटें हैं। कितनी सीटें हैं सर? देखिए, विधानसभा की सीमांचल में लगभग 4 जिले हैं। सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और इन चारों जिलों को मिलाकर कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज में 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% मुस्लिम रहते हैं। ठीक है, यानी इन जिलों का सीटों पर मुस्लिम वोटर्स हार जीत तय करते हैं और उन्हीं पर नजर है ओवैसी साहब की। सर, तो ये ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की महागठबंधन से क्या डिमांड है और अब क्या करने जा रही है? देखिए, डिमांड तो पहले भी मैंने बताया कि एआईएम चाहता है कि महागठबंधन में उसको जगह मिले और एआईएम अलग अलग मौकों पर आरजेडी लीडर से बात कर मांग करते रहा है कि भाई उसे महागठबंधन में जगह दी जाए और एमआईएम के लीडर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताते रहे हैं। 3 जुलाई को बिहार के एमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर एमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। पहले हमने फोन पर भी आरजेडी नेताओं से बात की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 11 सितंबर को ईमान ढोल बजाते हुए पटना में राबड़ी आवास पहुंच गए थे, आपको पता ही है। उन्होंने कहा था कि राज्य में कोई भी पार्टी अकेले एनडीए को नहीं हरा सकती, अगर हमें शामिल नहीं किया गया तो वोटों का बंटवारा होगा। और 24 सितंबर को ओवैसी ने किशनगंज में कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि बीजेपी की बी टीम कौन है, क्योंकि एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताते हैं विरोधी। और उन्होंने कहा कि भाई बी टीम हम नहीं है, कौन है मुझे पता है, जनता को भी पता है। और तेजस्वी यादव को पत्र लिखा, मीडिया के जरिए पैगाम भेजा, सिर्फ 6 सीटों की मांग की है लेकिन कोई जवाब नहीं। अरे हम तो 5 सीट जीते थे, मांग किया केवल 6 सीट का, बाकी लोगों के पास कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें मांग रहे हैं। तो एमआईएम ये साबित करना चाहता है कि भाई वो महागठबंधन के साथ वोट की गोलबंदी के लिए रहना चाहता है, लेकिन खुद तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार नहीं। सर, तो एआईएमआईएम ने अब इसके बाद क्या क्या दबाव बनाने? देखिए, किशनगंज से उन्होंने अभी न्याय यात्रा शुरू कर दी है और उनकी यात्रा में काफ़ी संख्या में युवा बुजुर्ग जुट रहे हैं। किशनगंज से ओवैसी ने सीमांचल न्याय यात्रा शुरू की तो बहुत अच्छा रिस्पांस भी देखा गया और उनकी यात्रा में काफ़ी संख्या में लोग भी नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गठबंधन नहीं होगा तो मजबूती से अकेले चुनाव लड़ेंगे और किशनगंज की सभा में उन्होंने कहा कि हम अलायंस के लिए अब भी तैयार हैं, अगर नहीं होगा तो अकेले लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि हमारी पार्टी ने गठबंधन के लिए जो खत लिखा उसे कमजोरी मत समझना, तुम फैसला जो लेना चाहते हो ले लो, लेकिन याद रखना कि बाद में ये मत कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। जी जी, ये तो बड़ा भयंकर था। बाउंसर आ रही गेंद पर छक्का मारा है ओवैसी ने। सर, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी सीधे तौर पे तो उन्होंने ये मना नहीं किया था, उन्होंने इशारों में कहा था।
हाँ भाई, सीधे मना नहीं करना, इशारे इशारे में मना कर देना एक ही बात हुई। 3 दिन पहले एक चैनल से खास बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा था कि अख्तरुल ईमान हमारा दरवाज़ा खुलवाने के लिए नहीं आए थे, धमकी देने आए थे, दोस्ती करने नहीं आए थे। हम यहाँ दरवाज़ा खोलेंगे तो हैदराबाद में हमारे लिए दरवाज़ा खुलेगा क्या? हाँ, ये वे बिहार में लड़ना चाहते हैं, हम हैदराबाद में क्यों नहीं लड़ना चाहेंगे? तेजस्वी यादव ने तो इशारे इशारे में मना कर दिया था। तो अब देखिए क्या करते हैं वैसे। सर, तो अब ओवैसी ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने पर क्या असर पड़ेगा? अब वैसे अकेले लड़ेंगे, अब तो बात साफ हो गई है और इसका असर तो बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। आरजेडी और कांग्रेस का मुस्लिम आधार वोटर है और ओवैसी की पहुंच भी इसी तबके के बीच है। बिहार जातीय जनगणना 2023 के मुताबिक राज्य की 13 करोड़ आबादी में से 2.5 करोड़ लगभग 2 करोड़ 31 लाख मतदाता मुस्लिम हैं। 17% से ज़्यादा, मतलब लगभग 18% है मुसलमान। अगर ओवैसी महागठबंधन के साथ लड़े तो मुस्लिम वोटरों में बंटवारा नहीं होगा और इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। अलग लड़ने पर बंटवारा होगा। और 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा है, एमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 14 सीटें सीमांचल की थी और इस 14 में से 5 सीटों पर, जैसे अमौर, बहादुरगंज, वायसी, जोकीहाट और कोचाधामन पर उनको जीत भी मिली थी। इन 5 सीटों पर 2015 में महागठबंधन का कब्जा था। 68% मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज जिले की 4 विधानसभा उसमें से 2 सीट पर एमआईएम की जीत हुई है और 2 महागठबंधन की। 2015 में 4 सीटों पर महागठबंधन जीता था और 43% मुस्लिम आबादी वाले अररिया जिले की 6 सीटों में से महागठबंधन 1 सीट जीत पाया। 1 सीट रानीगंज में एमआईएम के कारण महागठबंधन को हारना पड़ा। तो मुझे लगता है कि बहुत असर पड़ेगा एमआईएम अगर अकेले चुनाव लड़ेगा तो। सर, तो ये उपचुनाव में भी तो मुस्लिम वोटों के बंटवारा दिखता है। हाँ, दिखा था। उपचुनाव जो हुआ था 4 विधानसभा सीटों के लिए, उसमें मुस्लिम वोटों का बंटवारा दिखा था, क्योंकि नवंबर 2022 में भी गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था और यह भाजपा की सिटिंग सीट थी। उसके सामने तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी थी। ओवैसी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया था और भाजपा की कुसुम देवी 1794 वोटों से चुनाव जीत गई थी। तो अगर ओवैसी नहीं उतारे होते और 12,000 से ज्यादा वोट नहीं काटे होते तो जीत किसकी होती? महागठबंधन की। तो ओवैसी के कारण हार तो होगी कई सीटों पर और ओवैसी अपने भाषण में लगातार मुस्लिम हितों की बात कर रहे हैं। खास बात यह है कि उनकी हर बात जमीन तक पहुंच रही है। बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं में उनके प्रति एक अलग सोच डेवलप हो रही है। और मैं तो गया था सर्वे में, रैंडम सर्वे में, तो मैं गोपालगंज गया था और राघोपुर गया था। फिर कहाँ से लड़ते हैं तेज प्रताप, लड़ना चाहते हैं महुआ, महुआ गया था। वहाँ भी जो मुसलमान मिले वो एमआईएम की बात कर रहे थे, नहीं भाई हम लोग तो एमआईएम को वोट देंगे। तो एमआईएम अलग लड़ेगा चुनाव तो असर पड़ेगा महागठबंधन के वोट बैंक पर। तो सर, 243 में से कितनी सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं? देखिए, बिहार जातीय जनगणना 2023 के मुताबिक राज्य की 243 सीटों में से 47 पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं और इसमें से 11 पर 40% से ज़्यादा हैं, 7 पर 30% से ज़्यादा और 29 सीटों पर 20% से 30% तक उनकी संख्या है। सीमांचल के कुछ इलाके में 70% तक मुस्लिम हैं। 2015 तक सीमांचल में कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी आरजेडी का दबदबा था। 2015 में विधानसभा चुनाव में महागठबंधन, मतलब नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस का गठबंधन था, जिसे 24 में से 19 सीटों पर जीत मिली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी को इग्नोर करना आरजेडी कांग्रेस को भारी पड़ गया और महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस माले, मतलब नीतीश जी चले गए थे बीजेपी के साथ और ये नया गठबंधन था, उसमें 24 में से 7 सीटों पर सिमट गया। तो सोचिए ना भाई कि कितनी बड़ी हार हुई। कहाँ 24 में से 19 और कहाँ 24 में से 7 और 5 सीटें एमआईएम को मिल गई कामयाबी। तो बीजेपी को भी, एनडीए को भी फायदा हो गया, एमआईएम को भी फायदा हो गया। नुकसान किसको हुआ? महागठबंधन को। तो देखिए, खेल तो होगा। सर, तो ये कांग्रेस और आरजेडी ओवैसी को क्यों महागठबंधन में शामिल नहीं कर रही है? देखिए, हाँ, आपका सवाल वाजिब है। इसके पीछे 2 बड़े कारण बताए जाते हैं। पहला कि कांग्रेस आरजेडी मजबूत मुस्लिम लीडर नहीं चाहती। कांग्रेस और आरजेडी नहीं चाहते कि मुस्लिम तबके से कोई बड़ा नेता निकले और खासतौर पर तेजस्वी यादव तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे।
इन पार्टियों को डर है कि अगर लोकल लीडरशिप मजबूत होगा तो वह अपने एरिया के बारे में मुखर होगा, ज़्यादा सीटों की मांग करेगा, अपनी बात मजबूती से रखेगा और ऐसे में वो चुनौती पेश कर सकता है। सीमांचल में लालू यादव ने तस्लीमुद्दीन को बड़ा लीडर बनाया था, अब वह रिस्क तेजस्वी यादव नहीं लेना चाहते। तस्लीमुद्दीन ने लालू यादव के नाक में नाक को चना चबाने को मजबूर कर दिया था, नाक में दम कर रखा था। वो ऐसे ही अपनी भाषणों में बार बार कह रहे हैं कि जब हर जाति का अपना नेता हो सकता है तो भाई मुस्लिम समाज का अपना नेता क्यों नहीं हो सकता। तो एक जमाने में तो शहाबुद्दीन भी बड़े नेता थे, मुस्लिम नेता, जो लालू यादव को पानी पिलाते रहते थे, परेशान रहते थे लालू जी, उनका इतना दबदबा था। तस्लीमुद्दीन साहब कोसी सीमांचल के बड़े मुस्लिम नेता थे, कुछ समझते थे लालू जी को? नहीं। तो अब वैसे शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन नहीं चाहिए आरजेडी को, इसीलिए ये गठबंधन नहीं हो रहा है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति तेज हो जाएगी जैसे ही गठजोड़ होगा। और मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीमांचल की 24 में से 10 सीटों पर एनडीए को बढ़त थी, इसमें से 6 पर जेडीयू और 4 पर बीजेपी आगे थी। अगर वैसी महागठबंधन में शामिल होते हैं तो बीजेपी बिहार चुनाव को हिंदू मुस्लिम के पीछ पर ले जाने की कोशिश करेगी। अगर ऐसी स्थिति हुई तो महागठबंधन को भारी नुकसान होगा, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण होगा। तो ओवरऑल बिहार में तो भाई हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, भाई 17-18% ही मुसलमान हैं, 80% तो गैर मुसलमान हैं, हिंदू हैं। तो अगर उनकी गोलबंदी हो गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। पर सर ये ओवैसी यानी कि AIMIM क्यों शामिल होना चाहती है महागठबंधन में? ये नहीं शामिल होना चाहती है क्यों, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने ये ऑफर खुद दिया कि भाई हमको शामिल करिए, हम आपके साथ लड़ना चाहते हैं। तो इससे एक फायदा तो ये हुआ कि जो आरोप लगता था कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है वो दूर हो गया। अब उनके जो मुस्लिम समर्थक हैं उनके दिमाग से ये बात निकल गई कि भाई ओवैसी साहब तो खुद चाहते हैं महागठबंधन के साथ रहना, चुनाव लड़ना, लेकिन खुद तेजस्वी यादव नहीं चाहते, कांग्रेस नहीं चाहती है। तो ये मैसेज वो देना चाहते हैं अपने समाज को, मुस्लिम समाज को, कि ये भाई देखो, वो ये भी समझा रहे हैं कि तुम 18% हो, मुसलमान 18% है, यादव 14% है, और देख लीजिए कितनी सीटों पर यादव लड़ते हैं और कितनी सीटें मुस्लिमों को मिलती है। वो कह रहा है कि भाई कि जब 14% जिस जाति की आबादी है वो मुख्यमंत्री का दावेदार है, हाँ, जिसकी आबादी 18% है, जो लगातार वोट देते आया है आरजेडी के लिए, ना उसके लिए सीट है आरजेडी के पास, ना उसके लिए सीएम और डिप्टी सीएम की कुर्सी है। तो बहुत चाल है इसके पीछे, तो ऐसी ने नाक में दम कर रखा है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।